आते हैं बड़ी खबर पर। और बड़ी खबर दुनिया की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि इजराइल और फलस्तीन के बीच घमासान जारी है और आज भी रॉकेटों से पूरा इलाका दहलाया गया। गजा के आसपास आज भी तमाम इलाका जो है वो दहल उठा है। इजराइल और फलस्तीन के बीच जंग लगातार जारी है। इस बीच अक़वाम मुत्तहिदा के एदाद शुमार भी सामने आए हैं। 1,23,000 लोग बेघर हुए हैं सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर। ये सारी कार्रवाई हुई है। इतवार को कार्रवाई हुई, आज तीसरा दिन है और माना जा रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 1,23,000 लोग बेघर हुए हैं और ऑपरेशन अल अक्सा में तकरीबन 1100 से ज्यादा लोगों की मौत की तस्दीक भी हो रही है। जहां एक तरफ से गजा पट्टी को इस वक्त खंडरात में तब्दील किया गया है इजराइल की तरफ से, वहीं पर फलस्तीन के हमास की तरफ से भी गुज़श्ता दिनों जबरदस्त हमला किया गया था, जिसके बाद पूरी दुनिया के अंदर राय अम्मा तकसीम होती हुई नजर आ रही है। इस बीच लेबनान, शाम के अंदर लेबनान ने भी अपना मोर्चा खोल दिया है और लेबनान के हिजबुल्लाह ने मैदान में आकर खुलेआम इजराइल के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू कर दी है और हमास के हक में अपनी बात सामने रखी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें 1,23,000 लोगों के बेघर होने की खबर सामने आ रही है। 1100 से ज्यादा लोगों की मौत अभी तक हुई है। ऑपरेशन अल अक्सा में 1100 से ज्यादा लोग आर पार मारे गए हैं। लेबनान का हिजबुल्लाह भी मैदान में आया है। इस बीच खबर यह है कि तेल के दाम भी बढ़ना शुरू हो गए हैं और इस वक्त यानी सुबह से लेकर रात से लेकर अभी तक की जब आप बात करते हैं तो गजा पट्टी में सायरन की आवाज लगातार चल रही है। 10 से 15 मकामात पर निशाना बांधा गया है और इस वक्त भी जो इलाके हमास ने अपने इलाकों में जोड़े थे, अपनी तहवील में लिए थे, उन्हें छुड़ाने का सिलसिला लगातार जारी है। कॉन्फ्लिक्ट का आज एक और दिन और आज भी लगातार बयानात का सिलसिला जारी है। ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी की तरफ से भी इजराइल की हिमायत में आगे आने का ऐलान कर दिया गया है। अमेरिका ने अपनी बहरी बेड़े को सामने रखते हुए कहा कि यह साफ कर दिया है कि तमाम तर मामलात और जो तमाम तर ताल्लुकात है वो इजराइल के साथ रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमला उन पर किया गया। तो सवाल ये है कि इजराइल, मोसाद, दुनिया की सबसे बड़ी अस्करी जमात, मोसाद दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया इदारा, और यहां पर जिस तरीके का हमला हुआ उसके बाद सिक्योरिटी अलार्म भी बजा है और सिक्योरिटी के सवाल भी पूछे जा रहे हैं। ताहम बड़ा सवाल कि 1,23,000 लोग बेघर हुए हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट सामने आई है। हसन साहब, मारूफ तज्जिया निगार और साउथ एशिया के अंदर हालात को जानने वाले इस वक्त हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया सिप्ती मोहम्मद हसन हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। इसराइल और फलस्तीन की लड़ाई कोई नई नहीं है, पुरानी लड़ाई है, लेकिन माना जा रहा है कि अब की बार जो कुछ हुआ है ये तारीख का एक हिस्सा है और 1973 के बाद इतने बड़े पैमाने पर हमास सामने आया जिन्होंने इस तरीके का नुकसान पहुंचाया और धुआं ही धुआं इस वक्त देखने को मिल रहा है। जो जियोपॉलिटिक्स बन रही है और अक़वाम मुत्तहिदा का जो बयान है कि 1,23,000 लोग कम से कम बेघर हुए हैं इन 48 घंटों के दौरान, आपका तज्जिया, आपका एनालिसिस क्या कुछ कह रहा है कि कहां की और इजराइल और फलस्तीन की लड़ाई जाती हुई नजर आ रही है? पहले सबसे बड़ी बात जो आज की जंग में है उसको ये गैर मामूली बात है। यानी हमास के हमले के बाद जो वापसी हमले इसराइल ने किए हैं गजा पट्टी पे, एयर स्ट्राइक्स की, और उसमें ज्यादातर यानी जितने भी इंडिपेंडेंट आजादाना जराया है उनका ये मानना है कि तमाम तर ज्यादातर लोग जो हिट हुए हैं वो आम शहरी हैं, उसमें बच्चे, खवातीन शामिल हैं। यानी दस्यों ऐसे वाकयात रोनमा हुए हैं जहां पर इसराइल ने यह कहा कि हमने हमास के ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन वो सिविलियन जो भी आजादाना इदारे हैं उन्होंने कहा कि वो सिविलियन को हिट कर रहे हैं। लेकिन एक गैर मामूली बात यह है कि इतनी शदीद एयर स्ट्राइक्स के बावजूद जो हमास ने इसराइल से इलाके छीने हैं, ताहा अभी तक एक भी इलाका वो वापस अपने कंट्रोल में लेने में अभी तक कामयाब नहीं हुए। एयर स्ट्राइक्स अपनी जगह, लेकिन जमीनी तौर पर जो इसराइल की फौजों में जो खलबली मची है परसों से,
यानी जमीनी असॉल्ट उन्होंने नहीं किया, ग्राउंड पे वो नहीं आए। एयर फोर्स का बेतहाशा इस्तेमाल इस वक्त हो रहा है, और जो भी उनके एलाइज हैं वो हर तरह की मदद फराहम कर रहे हैं। एयर ड्रोन्स जो जो दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है वो फेल हो चुकी है। यानी आप ये देख चुके हैं कि जिस तरह से हमास ने उनको अपने हमलों का निशाना बनाया। अच्छा, अब आप जहां तक रिफ्यूजीज की बात है जो बेघर हुए हैं, 1 लाख नहीं 1.5 लाख के करीब, बीबीसी ने अभी जो खबर दी है 1.5 लाख के करीब, यूनाइटेड नेशन में जो इतलात है कि 1.5 लाख के करीब लोग बेघर हुए हैं। यानी अपार्टमेंट्स पे इन्होंने बेतहाशा शेलिंग की है, बेतहाशा एयर स्ट्राइक्स के नतीजे में जमीन पोस कर दिया गया है। अब एक और गैर मामूली बात यह है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो कभी अरब लीग का एक यानी जो लानीक माना जाता था, यानी वो बिल्कुल उसका इत्तेहादी रहा करता था, आज उन्होंने वाकईतन ये कहा कि हमास की उन्होंने मुखालफत की और इसराइल की हिमायत में वो आ गए। लेकिन जो बड़ी आलमी ताकतें हैं, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो, और भी कई जो ममालिक हैं, उन्होंने खुलकर ये बोला है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट हमने हल किया होता तो ये इस नहज तक नहीं पहुंचता जी। सभी लोगों का ये कहना है कि हमास ने हमला किया, लेकिन अगर आप आजाद जराया देखेंगे, 2 रोज कबल ही एयर स्ट्राइक्स में तकरीबन 12 लोग मारे गए थे, और उसके बाद हमास ने कहा था कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। और उनके कहने के बाद इसराइल की जो डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहका लगाया था, उन्होंने कहा कि हमास ये कह रहा है कि मैं जवाबी कार्रवाई करूंगा। दुनिया को, अक़वाम आलम को सरप्राइज कर दिया है हमास ने अपने ताकत से, और जो भी मज़ाहमती जमातें हैं जो उनके मुवाफिक हैं, जिसकी जिक्र आप कर रहे थे, हिजबुल्लाह जैसी मज़ाहमती जमात, उन्होंने खुलकर इनकी हिमायत की है। अच्छा, अब आप ये देखिए, सऊदीया जो पहले ये कह चुका था कि मफाहमत की जरूरत है, लेकिन अब सऊदीया का जो फॉरेन मिनिस्ट्री का स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने खुलकर तो नहीं, लेकिन बहुत अल्फाज में उन्होंने इसराइल के एग्रेशन की बिल्कुल मजम्मत की है, और फलस्तीन के आम शहरियों के मारे जाने की उन्होंने मजम्मत की है। उसके बाद आप देखिए टर्क का जो रद्द-ए-अमल सामने आया है, और दीगर मुस्लिम मैं उस पर जरूर आऊंगा, लेकिन यहां पर आपने जिक्र सऊदी अरब का किया, तो थोड़ा बहुत जरा इस पर थोड़ी सी बात करें ताकि हमारे व्यूअर्स भी और समझे, और फिर जरा टर्की की बड़ी खबर पर भी आते हैं, जो दूसरी बड़ी खबर हमारे पास है। लेकिन सऊदी अरब और इजराइल की दोस्ती के चर्चे भी काफी ज्यादा आम थे, और पिछले 24 घंटों के दौरान जो रद्द-ए-अमल सऊदी हुकूमत की तरफ से होना चाहिए था वो नजर नहीं आ रहा था। क्या हम ये माने कि सलमान जो सऊदी वली अहद है और जिसके कंट्रोल में इस वक्त पूरी हुकूमत है, वो इसको इन बिटवीन द लाइंस लेकर चलना चाहते हैं, न वो ज्यादा लेफ्ट जाना चाहते हैं न राइट जाना चाहते, जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो, क्योंकि उनका अपना एक विजन है 2030 के हवाले से, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने जी एक नए चैप्टर का आगाज करना है, जिसमें कहीं ना कहीं इजराइल की तस्लीम का भी जिक्र हो रहा है। तफसीली गुफ्तगू एक फॉरेन टेलीविजन के साथ हुई है, उसमें उन्होंने अपने विजन का भरपूर अंदाज में इजहार ख्याल किया। उसमें ये बात वो कह चुके हैं कि जहां तक इसराइल का ताल्लुक है, हम उनके वजूद को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम उनसे ये तवक्को रखते हैं कि वो फलस्तीन के वजूद को भी तस्लीम करें। यानी उन्होंने बड़ी डिप्लोमेटिक, बड़ी सफारती जबान उसमें इस्तेमाल की। और जो कल से, यानी अभी जो माहिदा सऊदीया और इसराइल के दरमियान होना था, उसमें अब ताखीर होगी, क्योंकि सऊदीया को पब्लिक ओपिनियन को भी देखना है, और अरब जो है वो तमाम अरब दुनिया की जो स्ट्रेटजी बनती है वो सऊदीया को देख के बनती है, और सऊदीया हमेशा मोहताज पते खेलता है। आप ये देखिए कि ईरान की तरह, ईरान बिल्कुल खुलकर वाज़ेह अल्फाज में फलस्तीनी, चाहे वो मज़ाहमती जमातें हों या वहाँ का कोई भी मज़ाहमती महाज, उसकी खुलकर मदद करते हैं और उनकी हिमायत करते हैं। शाम जो एक तबाह मुल्क है, लेकिन वो भी खुलकर उनकी हिमायत करता है। इराक जो तबाह मुल्क है, वो भी खुलकर इनकी अरबों में, मैं अरबों की बात कर रहा हूँ। यानी हम ये माने कि अरब भी कहीं ना कहीं फलस्तीन के मामले पर थोड़े से तकसीम है, डिप्लोमेटिक लाइन को टो करने की कोशिश की जा रही है, और यही वजह की जो हलचल मुस्लिम ब्लॉक में होती थी वो नजर नहीं आ रही। मैं वही उसी बात पे देखिए, 2013 का जो विजन मोहम्मद बिन सलमान ने दुनिया के सामने पेश किया, उसमें उन्होंने कहा कि वो सऊदीया को इक्तिसादी तौर पर दुनिया की
मजबूत तरीन मैशत बनाना चाहते हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि जितने भी कॉन्फ्लिक्ट है हम उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी ये कोशिश रहेगी कि ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो और उसी में दुनिया की खुशनुदी है। तो उस हवाले से उन्होंने इसका भी जिक्र किया था। लेकिन ये जो कल का वाकया रोनुमा हुआ है, ये सरप्राइजिंग था बिल्कुल। अरबों के लिए। अरब ये मान रहे थे कि ये जो मज़ाहमती फोर्स है, ये जो मज़ाहमती जमातें हैं, ये खत्म हो चुकी हैं। इनको सऊदिया ने, इनको इसराइल ने कहीं का नहीं रखा है और किसी भी वक्त ये कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे। लेकिन कल के सरप्राइज से ये कमबैक माना जाता है। ठीक है जी, मैं आऊंगा दोबारा। एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कतर के हवाले से। एक और अहम और बड़ी खबर इस वक्त, ये जो जंग चल रही है इसराइल और फलस्तीन के बीच में, इसमें एक और अहम पेशरफ सामने आ रही है। और यह खबर सामने आ रही है कि कतर सालिसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हो गया और शुरुआत भी हो गई है। कतर ने सालिसी का किरदार अदा करना शुरू किया है। हमास और इजराइल के बीच हो सकता है समझौता, यानी जो हम बात कर रहे थे कि क्या कोई अरब दुनिया में कोई मुल्क है जो अभी फॉरवर्ड आकर कोई बात कर सकता है, तो जराया जो इस वक्त सामने हैं वो ये बता रहे हैं कि कतर इस पूरे मामले पर सालसी के लिए तैयार हो रहा है और लगातार राब्ते में हमास के साथ भी है, इजराइल के साथ भी है। लेकिन यह भी खबरें सामने आ रही है कि फौजियों की, यानी जो कैदी है, जंगी कैदियों की रिहाई के मामले पर कतर ने पेशकदमी की है और वो चाह रहे हैं कि दोनों तरफें के कैदियों को रिहा किया जाए। लेकिन इजराइल का अपना एक मौक़िफ़ है और फिलिस्तीनियों का मानना है कि जो कैदी ऑलरेडी ख़वातीन और बच्चे इजराइल के मुख्तलिफ जेलों के अंदर है, उनकी रिहाई को पहले यकीनी बनाया जाए। उसके बाद ऑपरेशन अक्सा में जो लोग कैद किए गए हैं उन पर गुफ्तगू हो सकती है। लेकिन बड़ी बात जो हम कह रहे थे कि क्या अरब दुनिया के अंदर कोई हलचल है, तो कतर इस वक्त सामने आ रहा है जो सालसी का किरदार निभा सकता है। तो क्या कतर इसमें कोई पेशरफ्त कर सकता है? एक बड़ा सवाल है सिप्ती मोहम्मद हसन साहब, बड़ा सवाल है कि कतर के हवाले से खबर आ रही है कि सालसी के लिए तैयारियां हो रही हैं, उनका दफ्तर खारजा तैयार हो रहा है, राब्ते किए जा रहे हैं मुख्तलिफ एंगल से ताकि इस कॉन्फ्लिक्ट को डाउन साइज किया जाए। और जो प्रिजनर ऑफ वॉर है जिनको लेकर इजराइल अपना मौक़िफ़ रख रहा है, फिलिस्तीन के पास अपना एक मौक़िफ़ है, इसमें कितना कामयाब आपको कतर होता हुआ नजर आएगा? गौर साहब, आपने शायद आज जो अमेरिकन फॉरेन ऑफिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, शायद आपने उस पर गौर नहीं किया है। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनकी तरफ इशारा दिया था। इशारतन वो कह चुके थे कि हम ये चाहते हैं कि जिन ममालिक की पुश्त पनाही इस हमास को हासिल है और जो उनके हिमायती हैं या उनकी जिनके साथ उनके अच्छे रवाबित हैं, हम ये तवक्को रखते हैं कि वो इसके बीच आएंगे और इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कतर का जहां तक ताल्लुक है, कतर और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात है वो सबके सामने आया है। उनके अच्छे ताल्लुकात है, सऊदी से जो तलखी थी वो भी खत्म है और उनके इस वक्त ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन इसमें आप ये इसको ब्रेकिंग के तौर पे ले लीजिए या ये बड़ी एक खबर है, ये जो कल की लड़ाई है इसमें जो प्रिजनर है वो सिर्फ इस्राएलियन फौजी है। जो भी हमास ने टारगेट किया वो, ये मैं इंडिपेंडेंट राय का आपसे कह रहा हूं, जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है जिन्होंने ये रिपोर्टें की है, वो अपने हदफ को निशाना बना के वो वापस आए हैं और उन्होंने अपने साथ कमोबेश 17 इस्राएली कमांडर ले आए हैं। वो 3 उसमें आला किस्म के हैं। हाँ, तीन चार कमांडरों की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर आ चुकी है। हाँ, इस वक्त जो बात हो रही है, क्योंकि वो आला एक मोसाद का एक बहुत ही आला ऑफिसर उसमें शामिल है, उनकी रिहाई के लिए इस्राइल ने नहीं, जो पश्च पर्दा इसराइली है, लेकिन जो इसराइल के एलाइज हैं उन्होंने कतर को एंगेज पहले से ही शुरू किया था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जो खबर आपके पास अभी आई है तो कतर अमलन उनको इसमें लाया गया है। क्योंकि तो क्या हमास या हमास की लीडरशिप इसमें कहीं बैंड होती हुई नजर आएगी? क्योंकि जो हमारे पास इत्तलात है वो ये है कि पॉइंट 1 है उनका कि जितने भी खवातीन और बच्चे इजराइल के मुख्तलिफ जेर कब्जा जेलों के अंदर है जी, वहां से उनकी रिहाई हो, उसके बाद हम जी फॉरवर्ड स्टेप आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये इस कॉन्फ्लिक्ट में ये पहली बार हमास इस पोजीशन में आया है कि वो इस वक्त टर्म्स डिक्टेट कर रहा है। इससे पहले उनके पास कुछ नहीं हुआ करता था। दिस फर्स्ट टाइम टेबल टर्न हो गया है। तो इस वक्त वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से, देखिए ये वो जो कहें वो ये भी सब मुमकिन नहीं होता है, आलमी सफारतकारी में ये चीजें नहीं चलती हैं
सख्तगीर पॉलिसी कहीं पे भी नहीं चलती है। लेकिन अभी वो ये कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो उनके मुतालबात हैं या ज्यादा से ज्यादा जो उनके अहदाफ है उनको हासिल किया जाए। अच्छा जी, मैं एक और खबर पर आऊंगा, लेकिन एक ज़मीनन बात सामने चली है। चूंकि अब हम बात कर रहे हैं कि मुख्तलिफ मुल्कों की, इस बीच अफगानिस्तान भी फसादज़दा इलाका है। अभी वो एक कॉन्फ्लिक्ट से निकला है, अभी तालिबान वहां इख्तिदार में है, आहिस्ता आहिस्ता करके वो सिस्टम को डेवलप कर रही है। लेकिन जो उनके वजारत खारजा का बयान सामने आया है कि अगर हमें राहदारी मिलती है, दोस्त मुल्कों से अगर हमें जाने की इजाजत मिलती है, तो हमारी भी कुव्वत है जो वहां पर जाकर लड़ेगी और मस्जिद अक्सा के अंदर जाकर उन फलस्तीनियों के साथ शाना बशाना लड़ेगी। ये जो स्टेटमेंट आया है, ये टिपिकली बड़ा खतरनाक स्टेटमेंट है, क्योंकि उन्होंने कोट किया है कहां कहां से हम जाना चाहते हैं। देखें, ये एक डिप्लोमेटिक बयान है और इससे वो इस्लामी ममालिक की सिंपैथी या उनकी हमदर्दियां हासिल करना चाहते हैं। जो राहदारी है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो ममालिक उनको राहदारी नहीं देंगे, और जो इस महाज में कूदना चाहते हैं वो राहदारी नहीं, वो मतलब जो ये पूरी लड़ाई हमारे सामने है, जिन्होंने इस लड़ाई में कूदना है वो राहदारी किसी से नहीं मांगते हैं, वो अपनी राहदारी खुद बनाते हैं और इसमें वो हिस्सा लेते हैं। यह सबके सामने आया है। चलिए जी, एक और बड़ी खबर इसी हवाले से आ रही है और वो तुर्की के हवाले से आ रही है। चूंकि थोड़ी देर पहले सिफ्ती मोहम्मद हसन साहब जिक्र कर चुके थे, लेकिन बड़ी खबर आ रही है कि तुर्की का वजारत खारजा भी, दफ्तर जो है दफ्तरी वजारत खारजा तुर्की का, वो भी हरकत में आ चुका है। कतर, सऊदी अरब, ईरान और कई मुल्कों से राब्ते किए जा रहे हैं। शाम के फौजी जहाज तेहरान के इर्द गिर्द पहुंचना शुरू हो गए हैं, ज़राए से यह खबर सामने आ रही है। और इजरायली फौजियों के लिए लगातार रिहाई के हवाले से या जो मामलात है उसे निपटाने के हवाले से कोशिश की जा रही है। यानी पहले कतर सालिसी का किरदार निभा रहा था, खबर सामने आती, लेकिन तुर्की का वजारत खारजा भी मैदान में आ चुका है। कतर, सऊदी अरब, ईरान और कई मुल्कों के साथ राब्ते किए जा रहे हैं। जंगबंदी कैसे की जाए उस पर गुफ्तगू हो रही है। और ये जो मामला पिछले 2-3 दिन से चल पड़ा है, जहां पर लाखों की तादाद में अब लोग बेघर हो चुके हैं, हजारों की तादाद में लोग मारे जा चुके हैं, प्रिजनर ऑफ वॉर बन चुके हैं, और लगातार गोलियों, धमाकों और बमों से पूरा फिलिस्तीन जो है वो दहल चुका है, गजा पट्टी जो है वो दहल चुकी है। इस पर किस तरीके से अमन कायम हो, तुर्की भी मैदान में आ चुका है। तो वही बात सिफ्ती मोहम्मद हसन साहब, क्या एक तरफ से कतर और दूसरी तरफ से रजब तैयब अर्दगान का वजारत खारजा का मुतहरिक होना, और रजब तैयब अर्दगान का एक लाइन है फिलिस्तीन को लेकर, एक लाइन है ईरान और पाकिस्तान को लेकर, इस स्टेटमेंट को हम कैसे देखें? क्योंकि विदाउट कंसेंट ऑफ द सीनियर लीडर्स वजारत खारजा तो इस तरह हरकत में आएगी नहीं। देखें, टर्की के मैंने पहले ही आपकी खिदमत में अर्ज की कि ये जो टर्की का ताल्लुक है, टर्क भी यूरोपियन ममालिक के साथ उनके बहुत अच्छे रवाबित हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन टू यू, ये पहली दफा है कि इस बार जो कोशिशें हो रही हैं कि इस जंगबंदी की, वो इसराइल की तरफ से हो रही है। इसराइल को ये फ्री हैंड दिया गया, अमेरिका और उनके अलाइज ने उनसे कहा कि आप जवाबी कार्रवाई करें, जितना भी आप डैमेज पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंचाएं। उसके बाद उन्होंने, क्योंकि उससे जो उनके अहदाफ थे, ताहाल मैं फिर ये जिक्र करता हूं कि जो अहदाफ इसराइल ने कल से उन्होंने पॉइंट आउट किए थे, आपने शायद उनके वजीर दफा की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी भी होगी, आपके नजर से गुजरी होगी। उन्होंने बिल्कुल ये टारगेट किया था, ये 1, 2, 3, 4 उन्होंने बनाया था, और उन्होंने कहा था कि कम से कम वक्त में हम इन अहदाफ को हासिल करेंगे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ अभी तक उनका कोई भी एक टारगेट जब तक फुलफिल नहीं हुआ, वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो उनके अलाइज उनकी जो उनकी सूरत हाल इस वक्त है वो बिल्कुल गैर सूरत हाल है इसराइल की। दिस इज फर्स्ट टाइम इन अरब लीग हिस्ट्री, दिस इज फर्स्ट टाइम इन इसराइल हिस्ट्री कि आज उनको मुक्की खानी पड़ रही है। इससे पहले भी कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं लिबनान की जंग में, लेकिन ये फलस्तीन के साथ ऐसा पहली दफा हुआ है। और अब जो कोशिशें हैं, मैं कह रहा हूं आपसे, सिर्फ और सिर्फ उनकी ये कोशिश नहीं है कि कौन मरता है कोई, लेकिन 3 जो बड़े ऑफिसर्स हैं, जिन 3 बड़े आला ओहदेदार हैं, उनकी रिहाई के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनकी रिहाई के लिए कहीं पर भी वो जा सकते हैं। लेकिन अब जरा फटाफट से ये भी बताइएगा, जब हम इस पूरे निजाम पर नजर डालते हैं तो ईरान का एक मेजर रोल बनता हुआ नजर आ रहा है।
पाकिस्तान के अंदर एक मेजर रोल है उनका भी, और भारत का भी एक मेजर रोल है। भारत की पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि जिस तरीके के विजुअल्स और जिस तरीके के बयानात आए उसके बाद उन्होंने अपना मौकफ क्लियर किया कि जनाब हमास की तरफ से दहशतगर्दाना कार्रवाइयां की गई, नौजवानों को निशाना बनाया गया, भारत सरकार का मौकफ सामने आया। लेकिन ईरान का मौकफ किस तरीके से आप देख पा रहे हैं, उसे आप कहां पर देख रहे हैं? और ये जो हुआ है, जिस तरीके का हमास ने हमला किया है, इनिशियल रिपोर्ट्स और इब्तिदाई खबरें ये भी है कि पीछे एक बहुत बड़ा मुल्क है, ईरान है, जिन्होंने फुल्ली सपोर्ट किया, तब जाकर यह मुमकिन हो सका। देखिए, ये तो रोजे रोशन की तरह यहाँ है। यानी अगर आप हिजबुल्लाह को ले, ईरान ऐसा वाहिद मुल्क है दुनिया का जिस किसी महाज पे, यानी जिस किसी रेजिस्टेंस मूवमेंट की उन्होंने हिमायत की है, वो पशपर्दा नहीं करते। उनकी पॉलिसी है, स्टेट पॉलिसी, वो ओपन उनकी हिमायत करते हैं, चाहे वो हमास हो चाहे वो हिजबुल्लाह हो। हिजबुल्लाह से भी जब जंग 1 महीने की जंग अगर आपको याद हो, पूरी दुनिया एक तरफ और एक तरफ हिजबुल्लाह थी, उसमें भी तकरीबन हार के दहाने पे पहुंचा था इसराइल, उसमें भी खुलकर ईरान ने मदद की थी। लेकिन उसमें और फलस्तीन के मामले में बहुत ज्यादा फर्क है। वहां पर उसकी रसाई थी, फलस्तीन में ईरान की रसाई नहीं है, यानी जमीनी रसाई नहीं है। अब उसमें दोस्त ममालिक क्या उनकी मदद करते हैं वो अलग बात है, वहां पर वो खुलकर उनकी मदद करते थे। ये इल्जामात भी थे इसराइल की तरफ से या यूरोपीय जितने भी यूरोपीय ममालिक हैं। लेकिन यहाँ पे एक जरा मुश्किल है कि जमीनी सतह पर ईरान कहीं पे भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए ये सब कुछ चीजें देखने को मिल रही हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इससे उनकी पॉलिसी है, स्टेट पॉलिसी, उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये आप ये देखिए, एक इतनी जदीद टेक्नोलॉजी से लेस ममालिक के खिलाफ एक मजामती महाज यानी पैराशूट के जरिए हमला करता है, तो उससे जो उन्होंने एक एफओया क्रिएट किया था, उन्होंने एक छवि बनाई थी पूरे दुनिया के अंदर, उसको ये हम माने या ना माने, लेकिन वो बुरी तरह से मुतासिर हुई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सिप्ती मोहम्मद हसन साहब हमारे साथ इस अहम गुफ्तगू में ज्वाइन करने के लिए। ईरान और ईरान के अंदर ये इसराइल और फिलिस्तीन की जो मौजूदा सूरत हाल है, तफसीलात फराहम और डिटेल्स के साथ हम गुफ्तगू कर रहे थे। लेकिन